गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो राइट टू स्पीच था वो डिस्कस किया था। मैंने आपको दो चीजें कही थी। एक कहा था अपने वॉल्यूम 3 में देख लेना, राइट टू स्पीच हमने एक बार और इस पे किया हुआ है, लेकिन वो कुछ पुराने संदर्भ में था जो फ्रांस में गोलीबारी हुई थी और उसमें कई जर्नलिस्ट मारे गए थे। एक कंप्लीट मीडिया हाउस पर अटैक हुआ था, तो वो थोड़ा पुराना पड़ गया था टॉपिक, लेकिन अब जो राइट टू स्पीच है उस पर फिर हमने नए संदर्भ में कह दिया है, लेकिन उसके कुछ कंटेंट्स जो जनरल बातें हैं उसमें उसको इस्तेमाल आप कर सकते थे। फिर मैंने उसी पर कहा राइट टू स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, उस पर हम लोग डिस्कस लास्ट क्लास में कह दिए थे कि हाँ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है और उस पर क्या क्या पाबंदियां हैं, और वो सारा हम आईपीसी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को लेकर डिस्कस कर चुके थे। अब देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी करने चाहिए आपको जिन टॉपिक्स को आप जनरल जिसको कहते हैं ना सेइंग्स में, कहावतें मुहावरे और जिसको प्रोवर्ब्स कहते हैं, प्रोवर्ब्स के रूप में आप देखते हो। जैसे अगर मैं ये कहूं एज यू सो सो शैल यू रीप, है ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर मैं इसकी बात करूं और इस पर ऐसे लिखने बोलूं तो एक तो आप एक जनरल इसका मतलब लिखोगे पहले हेडिंग में, मतलब आपका इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होगा, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप इसमें उल्लेख कर सकते हो। जैसे कि हम मेंशन कर सकते हैं सबसे पहले सोवियत संघ का यानी यूएसएसआर का। यूएसएसआर ने भी कुछ ऐसे ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया था टू फाइट अमेरिका, और बाद में उनको लेने के देने पड़ गए क्योंकि वहीं पर जो विखंडन हुआ सोवियत संघ का वो बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हुए थे। सेम तरह का कांड हुआ है कहाँ, अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने भी ऐसे ही कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेल्प लेके और मतलब इस तरह के लोगों का हेल्प लेके इराक वगैरह में उनसे सहायता ली, और उसके बाद जब वो छोड़कर गए हैं तो ये आईएसआईएस जो पैदा हुआ है बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट ऑफ अमेरिका ही पैदा हुआ है। सेम आप ले सकते हो कहाँ पे, पाकिस्तान में वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया ताकि इंडिया में टेरर फैलाया जा सके, लेकिन अब उनको अपने भी टेररिज्म का शिकार होना पड़ा, यहाँ तक कि बहुत सारे मासूम बच्चों को स्कूल में मार दिया गया है ना। तो हम जब भी कोई भी ऐसा कहावतों से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे ना तो उसको रिलेट करेंगे टू द मॉडर्न सोसाइटी या कुछ ऐसा जो एक पढ़ा लिखा इंसान डिस्कस करता है। अब आप ग्रेजुएशन का देख लो, एक तो अगर मैं कहूं कि एमटीएस लेवल का एग्जाम है तो आप उसमें एक छोटा सा टॉपिक ले लोगे एज यू सो सो शैल यू रीप, और उसमें आप मेंशन कर दोगे कि अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है, और ये थोड़ा बहुत जैसे पाकिस्तान वगैरह तक ले जाके आप खत्म कर दोगे। लेकिन अब सीजीएल की बात करोगे जो ग्रेजुएशन लेवल का है तो मैं कहूंगी इसमें पाकिस्तान नहीं, अमेरिका हो, यूएस हो, अमेरिका को लेकर हम फिर यूएसएसआर को ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इंडिया को भी ले सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि मैं इंडिया को लेकर चलूं। उसका रीजन क्या है कि आपके पेपर किसके पास करेक्शन होने जाएंगे पता नहीं। अब हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं अरे भाई सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, और सरकार के खिलाफ नहीं जाने के संदर्भ में देखो मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। हम सरकार के खिलाफ नहीं जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि जो वहां पर बैठा हुआ आपका पेपर करेक्शन करने वाला है कोई जरूरी थोड़ी है कि वो बीजेपी का फेवर वाला हो सकता हो कांग्रेसी हो सकता है वो दिली रूप से बिल्कुल कांग्रेसी। अब जैसे हमारा एक स्टूडेंट जो मेरे पास आईएएस में अभी वो 9th रैंक होल्डर है यूपी पीसीएस में, और यूपी पीसीएस में अब वो एसपी के पद पर कार्यरत है, और वो आईएएस में फेल क्यों हुआ था मैं बता दूं। उन्होंने जो उनके निबंध आते हैं ना, ठीक है ना, निबंध में उन्होंने गांधीवाद पर लिखा था, और उस समय
वो आपको पता ही है, जो ये सारे पेपर्स होते हैं चेकिंग के लिए प्रोफेसर्स के पास जाते हैं, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली उनका कोई कम्युनिस्ट, जैसे जेएनयू के प्रोफेसर्स जो होते हैं वो कम्युनिस्ट विचारधारा के होते हैं, है ना, तो उनके पास चला गया होगा और उनको सिर्फ 40 मार्क्स मिला, मतलब वो सिर्फ निबंध की वजह से फेल हुआ। तो मेरा यही कहना है कि अब जैसे अगर मैं कहूँ एज यू सो सो शैल यू रीप, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो हमारा राजीव गांधी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जब उन्होंने शांति सेना भेज दी, कहाँ पे भेज दी? जाके उन्होंने श्रीलंका में, और उन्होंने वहीं पर बो दिया सारा पंगा का। लास्ट में क्या हुआ? वही लोग आके सीधा मौत के घाट उतार दिए। ठीक है, तो आप ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसके रिपरकशंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन मैं इंडिया को लेकर नहीं चलूंगी, इसलिए मैं ऐसे सेफ साइड लेने के लिए पाकिस्तान, जिसके खिलाफ हम सब होते हैं, अमेरिका का कुछ इतिहास उठा के और यूएसएसआर को उठा के, हम इनको लेकर इस ऐसे को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। मैं डिस्कस करना चाहूंगी एक और बहुत रेलेवेंट टॉपिक। अभी आपने महसूस किया होगा कि हमारे चैनल्स पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं। हमारा चाइना के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, हालांकि मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी थोड़ा सा तो मन मुटाव यहाँ तक कि नेपाल के साथ भी हो गया है ना। बांग्लादेश के साथ तो समस्याएं चल ही रही है, पूरा का पूरा बंगाल, असम वगैरह में तो ये बांग्लादेशी ही वोटर्स बैठे हुए हैं, जो जिनके खिलाफ हमें लड़ना पड़ रहा है, और हमारे जो वहां के मूल निवासी हैं उनको लड़ना पड़ रहा है ना। मुस्लिम वोटर्स जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं वो इतनी भारी संख्या में आ गए हैं वहां पे कि बांग्लादेशी मुस्लिम्स पर के कारण ही ये जो आपकी ममता सरकार वो चल रही है, इसीलिए वो बिल्कुल उनके फेवर में बात करती है। तो प्रॉब्लम यही है कि हम सब तरफ से ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो हमारे खिलाफ काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो इस पर एक ऐसे है जिसका हेडिंग लिखो पहले, write an essay on this topic. You can change your friends and not climatic change. बिल्कुल, ये तो एक जनरल टॉपिक है, इसको आप जनरल टॉपिक में लिख के रख लो। कल भी मैंने, परसों भी मैंने एक दो स्टूडेंट से डिस्कस किया था, तो उनको मैंने जैसे कहा डाउरी सिस्टम बहुत ही जनरल टॉपिक है, उसको लिख के रख लो। क्लाइमेट चेंज बहुत जनरल टॉपिक है, इसको भी लिख के रख लो। अब सुनो, मैं इसकी बात कर लूं, अब इस टॉपिक पे आ जाओ। यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर। हमने ये जनरल टॉपिक इसलिए दिया क्योंकि मैं इसमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, ये चार जिनके साथ हमारे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनको हम सबको एक साथ निपट लेंगे, क्योंकि हम एक एक को लेकर निपटना नहीं चाह रहे। इनका कहना है जैसे हमारे ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल है उसमें कहा गया है लव दाई नेबर। उसका रीजन ये है कि आपको अपने नेबर से लव करना पड़ेगा और करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को चेंज कर सकते हो, अपने नेबर को चेंज नहीं कर सकते हो। आपके घर में आके, घर के बगल में जिसने घर बना लिया, आप उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते हो। तो हम इसको एक बृहद पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि हमारे देश के आसपास जो हमारे नेबर्स है, हमारे स्ट्रेन रिलेशन, खासकर इंडिया में तो इसी में ज्यादा एनर्जी एंड टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हम अपने नेबर्स के साथ ही संबंध में परेशान रहते हैं। तो हम अपने एनर्जी को कंप्लीटली फोकस डेवलपमेंट वगैरह पे कर ही नहीं पा रहे। तो हम एक एक कंट्री को उठाएंगे और उस कंट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनके साथ हमारे क्या संबंध है, कैसे संबंध है, संबंध क्यों खराब है,
और संबंध को सही कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें आप एक काम करोगे, आप कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको सही लगे तो इंडिया चाइना करके उस पॉइंट को हाईलाइट करके लिख दो, इंडिया पाकिस्तान लिख के हेडिंग में, और लिख दो कि कौन कौन सा पॉइंट आप चाहोगे डिस्कस करना। तो कम से कम आपके तरफ से भी इनपुट हो तो मैं कुछ डिस्कस करूं। गीतिका, as you sow so shall you reap is the topic, can we write? yes। सुनो, ग्लोबल वार्मिंग को लेके भी तो गीतिका जो बात आपने कहा ना कि as you sow so shall you reap, इसमें आप क्लाइमेट को भी ले सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैंने कहा जहां तक दिमाग चल सकता है वहां तक चला लो आप, है ना, सब इंक्लूड कर सकते हो। चलो इसको लिखो।
बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना एंड पाकिस्तान, वरुण ठीक है। इंडिया नेपाल काले पानी डिस्प्यूट आ गया है, हाँ काला पानी का डिस्प्यूट हो गया है। इंडिया चाइना, डोकलाम अरुणाचल प्रदेश, स्वांग दलाई लामा तिब्बत, यस वेरी गुड वरुण। एंड टी प्लांटर्स गीतिका, टी प्लांटर्स इन श्रीलंका are mostly Tamils, but India still can't do anything good for them as they are still living in poverty. See, हम लोग गीतिका कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, ठीक है। हांगकांग जो है, अगर आप इसकी बात करोगे वरुण, तो हम इसी में हांगकांग और चाइना का भी इश्यू ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या था ना कि हांगकांग को तो चाइना के अंदर आ गया था, वो नेबर्स वाली बात नहीं है वो उसमें, बट स्टिल यू कैन जस्ट पॉइंट आउट दी प्रॉब्लम गोइंग ऑन देयर। और गीतिका बात क्या है ना, हम श्रीलंका के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तमिल्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि आप उनके लिए कुछ करिए, लेकिन उनको सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था कि हमारी लड़ाई सरकार से है और आपके देश में तमिल्स है और आप तमिल्स के सिचुएशन को नहीं समझ के आप उस सरकार का साथ दे रहे हैं तो तमिल के खिलाफ काम कर रहे हैं और हमें मारने के लिए आपने सेना भेज रखी है। अब सेना का नाम कुछ भी दे दो, अब शांति सेना दे दो। शांति सेना ने जाकर वहां बहुत आतंक मचाया था, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आतंक इसलिए मचाना पड़ता है कई बार सेना को, क्योंकि सेना अच्छे से समझती है कि अगर आप बहुत प्रॉपरली बिहेव करोगे तो अगला सवार होगा, तो कंट्रोल करने के लिए सेना को भेजा जाता है। सेना को कभी भी शांति या प्यार करने को नहीं भेजा जाता है। तो सेना अपना काम जानती है, जाके वहां पे उन्होंने जो किया उसका रिपरकशन हुआ कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। तो उन्होंने नेबर से को हेल्प करना चाहा था, लेकिन नेबर को इतना प्यार मत करो कि अपने लोगों को मार देना। अब चलो उसको छोड़ो, इसलिए मैंने कहा उस टॉपिक को हम लेके ही नहीं चल सकते यहां। जीसस सेड Thou shalt love thy neighbor as thyself. जीसस क्राइस्ट ने कहा था, देखो ये पुराने जमाने की इंग्लिश है, दाउ मतलब यू, शाल्ट का मतलब होता है शाल। उन्होंने एक उपदेश दिया था कि यू मस्ट लव योर नेबर, दाई नेबर मतलब योर नेबर, एज दाई सेल्फ मतलब योर सेल्फ। जितना खुद से आप प्यार करते हो उतना ही अपने नेबर्स से प्यार करो। और ये बिल्कुल सही वाइस भी थे और करेक्ट भी थे इन टीचिंग्स। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसी बात को दोहराया था 2003 में, जब पाकिस्तान के साथ वार्ता चल रही थी। उन्होंने कहा भाई हम अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते फ्रेंड्स की तरह, इसीलिए हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, या तो हमें बर्दाश्त करके फ्रेंड्स बन के रहना पड़ेगा, और नहीं तो ये सेम बात उन्होंने कहा था, या तो फिर हम मजाक का पात्र बन के रह जाएंगे पूरी दुनिया के लिए। अब देखो पूरी दुनिया आज किस चीज से लड़ रही है, ठीक है, अभी बहुत सारे वॉर्स भी चल रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो कंट्रीज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में जी रहे हैं वो लोग स्टार्वेशन से लड़ रहे हैं, डिजीजेस से लड़ रहे हैं। साइंटिस्ट उनके अच्छे अच्छे इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज कर रहे हैं, वो सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं रोज रोज, और वो प्रॉस्परस हो रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। भाई आप अपने कॉलोनी में भी डिसाइड नहीं कर सकते हो, हमारी ये भी औकात नहीं होती कि हम अपने नेबर्स अपने कॉलोनी में डिसाइड कर ले, तो फिर हम अपने कंट्री का नेबर्स कहां से डिसाइड करेंगे। इसीलिए सो वी हैव टू बी ईदर बिकम फ्रेंड्स और जस्ट बी टॉलरेंट इनफ टू लिव अ पीसफुल लाइफ, और कीप ऑन फाइटिंग मेकिंग आवरसेल्व्स द बट ऑफ रिडिक्यूल बिफोर द वर्ल्ड दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट स्टार्वेशन, डिजीज एंड पॉवर्टी। और यहाँ अपने कॉलोनी में भी देखोगे, आप अपने नेबर से लड़ो तो पूरे मोहल्ला मजे लेता है ना, तो आप अपने नेबर से या तो कॉलोनी में लड़ो या तो देश में लड़ो, पूरा मोहल्ला और पूरा वर्ल्ड आपका मजा लेगा, ठीक है।
सब कॉन्टिनेंट, यस, क्योंकि बीच में मैंने हाइफन लगाया है। हाइफन वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो एक ही बॉक्स में आते हैं।
ठीक है, चलो देखो उतारो फटाफट क्या क्या लिखा। बट ऑफ रिडिक्यूल, यस, मजाक का केंद्र चंद्रप्रकाश। इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट और इसका जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफिकली ये बहुत ही पोरस इसका बॉर्डर है 3 तरफ से। हालांकि श्रीलंका से हमारे पास थोड़ा दूरी है क्योंकि आपका बीच में सी आता है, लेकिन इधर से तो बहुत ही पोरस है। चाइना एंड नेपाल इन द नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार टू द फार ईस्ट एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट। बेसिकली जो सिखाया जाता है ना, एक देखोगे आपके जो जीएस के टीचर्स होते हैं वो एक चीज सिखाते हैं, बचपन में भूल, ये सिखाते हैं, पता है। इस तरह से आपका है ना ज्योग्राफी का ज्योग्राफिकल हमारा पता चल जाता है। देखो बचपन में भूल करके सिखाते हैं। B फॉर बांग्लादेश, CH फॉर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार एंड भूटान, ऐसे करके सिखाते हैं। भूल को इसलिए ले लिया, UL ले लिया क्योंकि कुछ वर्ड बन जाए, है ना। बचपन में भूल करके वो सिखाते हैं। और एक तरफ से जो श्रीलंका है उसको तो लिया ही नहीं गया। इनफैक्ट आपका फार नॉर्थ में अफगानिस्तान भी हो जाएगा, उसको भी नहीं लिया गया। तो बचपन में भूल करके है ना वो आपको 4 और 2 6 आपके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बता देते हैं। 7वां बच गया श्रीलंका, जो आपको पता ही है नीचे तरफ से, ठीक है। कहा गया है कि हमारा जो बॉर्डर्स है ना एक्सट्रीमली पोरस है, क्योंकि आपको पता ही है बस एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, उधर पाकिस्तान इधर इंडिया, है ना। और इसीलिए इनफिल्ट्रेशन, घुसपैठ और प्रॉक्सी वॉर होते हैं जो एग्जैक्ट युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध ही होता है, क्योंकि गलत तरीके से प्रहार करते हैं, है ना। तो प्रॉक्सी मतलब झूठा होता है, प्रॉक्सी वॉर जो मतलब उसके जगह पे आता है। इनफिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ। ये 2 प्रॉब्लम्स है जो इंडिया को बहुत समय से, जब से इंडिपेंडेंस हमें मिला है तब से डील करना पड़ रहा है। या तो बॉर्डर्स डिस्प्यूटेड है, चाहे वो LOC ले लो पाकिस्तान के साथ या LAC ले लो चाइना के साथ, सारा डिस्प्यूटेड है। और या तो फिर डिस्प्यूटेड कर दिया गया है इलीगल घुसपैठ के द्वारा। देखो कुछ हमारे जो सरकारें हैं ना वो भी बहुत इडियोटिक काम कर चुके हैं, बहुत सारी सरकारें। अब आप देखो खुद ही तिब्बत से हमारा चाइना से दूरी बनी हुई थी तिब्बत की वजह से। तिब्बत को उन्होंने कब्जा किया, सबसे पहले दौड़ के जाके नेहरू ने दे दिया मान्यता। हाँ ठीक है, बेचारे तिब्बत वाले आज भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, भाई उनका देश था, चाइना ने कब्जा किया और सब दौड़ के तुरंत ही इंडिया ने उनको मान्यता दे दी। जो चाइना हमसे दूर था वो आके मेरे सर पर सवार हो गया हम लोग के, ठीक है। तो दुश्मन जितना दूर हो उतनी अच्छी बात थी, और तिब्बत इतना शांति भरा देश था। या तो डिस्प्यूटेड कर दिया गया बॉर्डर्स को, या तो इलीगल या तो डिस्प्यूटेड है। और इलीगल इंट्रूशन जो किए गए ना नेबरिंग कंट्रीज के द्वारा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, कब्जा करते गए। तो इलीगल इंट्रूशन से वो आगे बढ़ते गए, जो शांति और सहिष्णुता ये डिस्टर्ब होता है। और जितनी सरकारें अपनी तरफ से कोशिश की रहती है वो सारा भट्टा बैठ जाता है, सब खत्म हो जाता है, क्योंकि अगली सरकार कह देती है भाई इनके साथ हमारा नहीं बनेगा। यानी इसके पहले की जो सरकारों ने मेहनत की होती है वो सारा खत्म हो जाता है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज 7 हैं और 7 रंग हमारे व्हाइट लाइट का भी होता है, प्रिज्म से जब पास करते हैं तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब खाली 7 रंग नहीं होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनीथिंग, चाहे पीपल हो चाहे ओपिनियन हो, है ना। जैसे आप स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस देखे थे क्या 370 पे, अभी स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस देख रहे हो आप राम जन्मभूमि पे, है ना। अलग अलग लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। तो वही मैं कह रही हूं कि हमारे 7 नेबर्स हैं और इसीलिए हमारे जो प्रॉब्लम्स भी है वो भी 7 प्रकार के हैं, यानी कई प्रकार के, टू डिस्टर्ब द पीस एंड हार्मनी ऑफ अवर कंट्री। बता कोई प्रॉब्लम?
अब मैं आ रही हूं कौन कौन से कंट्रीज के साथ हमारा क्या क्या प्रॉब्लम है। पैराग्राफ चेंज करूं,
इतना पहले लिखिए फिर समझाते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज में बहुत आसान है राहुल, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, मैं देख लेती हूँ आपका क्या डाउट है इसमें, लेकिन मैं बता दूं आपको। और आप चाहो तो सीधा टेलीग्राम चैनल डिस्कशन वाला ज्वाइन कर लो ना, टेलीग्राम चैनल ऑफ डिस्कशन, केडी डिस्कशन ग्रुप, उसमें आपको बच्चे भी जवाब दे देंगे अगर किसी तरह कोई इश्यू है तो रिगार्डिंग फिजिकल एंड ऑल। ठीक है, देखो जो रोहिंग्या वाली आप बात कर रहे हो ना चंद्र प्रकाश, रोहिंग्या क्राइसिस, इसको हमने बहुत अच्छे से इनफिल्ट्रेशन वाले मामले में आपकी वॉल्यूम 3 में बहुत अच्छा ऐसे बना के दे दिया है, इसीलिए इसको फिर से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं मुझे, वो ओल्ड मैटर हो चुका है। चलो, इंडिया एंड पाकिस्तान कैन नॉट सी आई टू आई, मतलब कभी भी किसी एक समझौते पर पहुंच नहीं पाता है, दोनों के बीच में ऐसा इश्यू है और इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट है। एंड द वेंडेटा, वेंडेटा का मतलब होता है जो लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही है। वेंडेटा आपके वोकैबुलरी में भी आता है जिसका मतलब होता है लॉन्ग ड्रॉन फ्यूड, बहुत लंबी चलती हुई लड़ाई
जो कई कई जनरेशन्स तक लड़ाई चलती है ना, उसको वेंडेटा कहते हैं। हैज बीन कंटिन्यूइंग सिंस पार्टीशन, जब से पार्टीशन हुआ है, ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, यानी ये पार्टीशन देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रेंज पार्टीशन था जो रिलीजियस ग्राउंड्स पे हुआ था। इसीलिए इस पे बहुत बवाल मचता है कि अगर मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया तो फिर इंडिया सेकुलर क्यों हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे पार्टीशन का क्या मतलब बनता है। और तब से अब तक 3 वॉर्स लड़े जा चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो 3 जो वॉर को एग्जैक्टली पॉइंट आउट किया जाता है ना, वो 47, 65 और 71 के वॉर्स कहे जाते हैं। लेकिन 41, 65 और 71 के जो वॉर्स थे, अगर उसके बाद देखें तो एक बहुत भयानक वॉर हुआ था, वो कारगिल वॉर था। और ये जो 47 का वॉर था ना, वो 47 का वॉर बेसिकली इंडिया पाक वॉर हम नहीं कहेंगे। उस समय क्या हुआ था, बस ताजा ताजा डिवीजन हुआ था। इंडिया के साथ जो महाराज हरि सिंह था, उनका कहना था कि हम आजाद कश्मीर रहेंगे, हम ना इंडिया के साथ शामिल होंगे ना पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। उस समय कश्मीरी पंडितों का बोलबाला था वहां पे, और जो महाराज थे वहां के, वो हरि सिंह, वो भी हिंदू राजा थे। तो कुछ कबाइली जो होते हैं ना, एक ट्राइबल ग्रुप होता है मुस्लिम्स का, उन कबाइलियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की आर्मी ने कबाइलियों को हेल्प किया, और उन लोगों ने क्या किया, अटैक कर दिया राजा हरि सिंह पर। राजा हरि सिंह अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में उस समय इंडिया के साथ उन्होंने समझौता करके इंडिया के साथ शामिल हो गया। बेसिकली इसी बात पर बतंगड़ बनता है। सबका कहना यह है कि हैदराबाद जैसा जगह को जब विदाउट कंडीशन इंडिया के सभी भागों को, जितने सारे, तो आपको पता है ये इंडिया कोई कंट्री नहीं था, ये छोटे छोटे राज्यों का समूह था। चाहे वो कोई भी राज्य हो, सबको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर शामिल किया गया था इंडिया में, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। किसी के साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। और एक आप पर हमला हो रहा है, आप मारे जाने वाले हो, आप ऐसे ही भाग रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मारे जाएं, और आप हमारे पास समझौता करने आ रहे हो और आपके शर्तों पर हम समझौता करें। भाई आपको हम जिंदा छोड़ बचा दे रहे हैं और आपके राज्य को बचा रहे हैं, आप पर एहसान कर रहे हैं, आप शर्त रखने के पोजीशन में नहीं हो, शर्त हम रखेंगे आपके पास। देखो बात क्या है ना। ठीक है, ये जो मैंने कहा, आप कहोगे कि अपॉर्चुनिज्म है, अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच है आपका। अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, लेकिन देश का होना चाहिए, क्योंकि वो जो देश है वो देश कई लोगों का है, और हम आने वाले जनरेशन्स को किसी समझौते के तहत मरने और परेशान होने के लिए नहीं छोड़ सकते। ऐसे समय पे राजा हरि सिंह भारत के साथ आ गए, जिस समय उस पर कबाइलियों ने हमला किया था और पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ। उस समय उनकी ये कंडीशन ही नहीं थी, औकात ही नहीं थी कि वो इससे शर्त रखते, और उनके शर्तों पर पूरा संविधान, 2 संविधान बना। इनफैक्ट अब तो चीफ मिनिस्टर बेचारे कहला रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला वगैरह तो चीफ मिनिस्टर कहला रहे थे, है ना। उस समय प्राइम मिनिस्टर कहलाता था। उस समय उनका उस समय से अलग झंडा, अलग संविधान, और वो प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे। बेसिकली ये सब नौटंकी था, ये झूठ मूठ का काम किया गया था। और ये सारे वॉर्स में, चाहे 47 का हो या 65 का हो या 71 का हो, तीनों में पाकिस्तान हैड टू लिक द डस्ट। लिक द डस्ट का मतलब होता है बुरी तरह से पराजय होना, ठीक है, टू बी डिफीटेड वेरी बैडली, बुरी तरह से पराजय होना। और इसलिए उन लोगों ने कहा कि भाई हम सीधा सीधा वॉर में नहीं जीत सकते, तो उन्होंने प्रॉक्सी वॉर शुरू किया, टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा इंडिया को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। पाकिस्तान का कहना था, जानते हो क्या, कि जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर होगा, शुरू में उनका यही मानना था, वॉर होगा तो पाकिस्तान एक तरफ से लड़ेगा लेकिन इंडिया 2 तरफ से लड़ेगा। क्यों? अपने अंदर जो मुसलमान है उनसे भी लड़ेगा वो, क्योंकि मुसलमान सपोर्ट करेगा पाकिस्तान का, और बाहर से भी लड़ेगा। तो ये विचारधाराएं थी पाकिस्तानी की। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उनको लगा कि ठीक है, वहां पे कुछ ऐसे हम लोगों को चुन सकते हैं जिनको बता सकते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ये जो इंडिया है, इंडिया के जो लोग हैं, हिंदू से आपके साथ गलत कर रहे हैं, उनको बहका के टेररिज्म में शामिल किया जा सकता है। और इस तरह से देखा जाए तो इनको बहुत बड़ा सक्सेस मिला था कश्मीर में, बहुत बड़ा सक्सेस मिला, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका था, जहां पे उन लोगों ने ये टेररिज्म को बहुत अच्छे से उन्होंने पनपने में हेल्प किया। जिसके बाद
ये सारे केसेस हुए जो वहां से सारे जो कश्मीरी पंडित थे उनका पलायन हुआ, ठीक है। इनफैक्ट कश्मीर का ऐसा सिचुएशन कर दिया गया, आप खुद सोचिए, जो वहां के हिंदू थे उनको मार के वहां से भगा दिया गया, पलायन हो गया। उसके बाद वहां पर कोई बाहर से आके लोग बस नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ 370 एंड 35A। और उसके बाद कहा गया कि आप रेफरेंडम नहीं करा रहे। भाई रेफरेंडम कैसे कराएं, वहां पर तो वही बचे हुए लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग बचे ही कितने, सारे तो भगा दिए गए वहां से। तो रेफरेंडम क्या होगा वहां पे? अब जो सेपरेटिस्ट थे, जिन्होंने अलगाववादियों को वहां पे बहुत अच्छे से लार्जली फंड किया जा रहा था,